हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, आज पूरा एक महीना लॉकडाउन का असर अब दिख रहा है। कोरोना के मरीजों के बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हुई है, जिससे यह पता चलता है कि अगर लॉकडाउन नहीं होता तो हालात तो बहुत बिगड़ जाते हैं। हम बात करेंगे उन जगहों की जो कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कोरोना के आज के आंकड़े, ताजा अपडेट जान लीजिए पहले आप। मरीजों की संख्या देश में इस समय 23,000 के पार 23,077 पर है। 23,077 ये इस समय देश में मरीजों की संख्या। साथ ही देश में कोरोना से मौत का आंकड़ा 700 को पार कर गया है। 718 लोगों की अब तक जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। और उम्मीद बांधने वाला आंकड़ा यह है कि करीब 4,779 लोग, माफ कीजिएगा 49 लोग, 4,749 लोग अब तक कोरोना से ठीक भी हुए हैं। तो ये भारत में कोरोना के मामले आपने देखे। अब जरा ये जानिए देश में कौन कौन से हॉटस्पॉट्स हैं। ये भारत का नक्शा आपके सामने है। इसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पर बना हुआ है। करीब 6,500 कोरोना के मरीजों की संख्या यहां पर पहुंच चुकी है। 6,430 इस समय महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज हैं और मरने वालों का आंकड़ा 283। गुजरात का हाल जान लीजिए। केस गुजरात में 2,624 हो गए। मौत का आंकड़ा गुजरात में 112 है। गुजरात एक नए कोरोना हॉटस्पॉट की तरह उभरा है पिछले कुछ दिन में। दिल्ली में केसेस की संख्या 2,376, मौत का आंकड़ा दिल्ली में 50 हो चुका है। तो ये देश के वो अलग अलग राज्य जो इस समय कोरोना के हॉटस्पॉट बने हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से हम आप तक हर अपडेट पहुंचाएंगे। राजस्थान का आंकड़ा आपके सामने है। करीब 2,000 कोरोना के मरीजों की संख्या राजस्थान में पहुंचने वाली है। फिलहाल 1,964 राजस्थान में कोरोना के मरीज। मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है। 83 लोगों की मध्य प्रदेश में जान जा चुकी है और 1,700 के बेहद नजदीक कोरोना मरीजों की संख्या 1,699 इस समय मध्य प्रदेश का कोरोना मरीजों का आंकड़ा है। देखिए, देश को अब हफ्ते में 4 दिन कोरोना पर अपडेट देने वाले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जानकारी जो दी गई है कि किस तरीके से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का फायदा मिला कोरोना के मरीजों की संख्या को काबू में करने के लिए, जरा ये सुन लीजिए पहले आप। वेस्ट मणिपुर में, आइजवाल वेस्ट मिजोरम में, भद्राद्री कोट्टागुडम तेलंगाना में, पीलीभीत उत्तर प्रदेश में, एसबीएस नगर पंजाब में और साउथ गोवा के अंदर। इसके साथ ही देश में 78 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। हमें हर संभव मिलकर यही कोशिश करनी है कि ऐसे जिलों की संख्या निरंतर बढ़ती रहे। इस स्थिति के अंदर देखें तो 33 नए जिले ऐड हुए हैं, जो कि 9 स्टेट में ऐड हुए हैं, जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। अच्छा, तो लव अग्रवाल को आपने सुना। पर्यावरण मंत्रालय के सचिव सीके मिश्रा का अब आप बयान सुनिए, जो बता रहे हैं कि कोरोना टेस्ट पर भारत दुनिया में कहां खड़ा है। यूएस ने 5 लाख टेस्ट 26 मार्च को किया था। दे हैड फाउंड 80,000 केसेस टू बी पॉजिटिव। आई एम गिविंग यू रफ नंबर्स। इटली ने यह मार्क 31 मार्च को किया था एंड दे हैड 100,000 people who were positive, 1 लाख लोग। यूके में यह समय 20 अप्रैल को आया एंड दे हैड 120,000 पॉजिटिव। टर्की में यह समय 16 अप्रैल को आया, दे हैड 80,000 पॉजिटिव्स। इंडिया में यह मार्क 22 अप्रैल को आया और हमारे पास लगभग 20,000 पॉजिटिव केसेस थे। तो वी सीम टू बी डूइंग वेल so far with our strategy which is focused। देखिए, हमारे साथ इस बड़ी कवरेज में खास मेहमान मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से डॉक्टर धीरज कौल इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर राजन शर्मा जी और ब्रुकिंग्स इंडिया की पूर्व डायरेक्टर शमिका रवि जी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। देश के हर बड़े हॉटस्पॉट से हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी मौजूद हैं। वहां का ताजा हाल, हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन मुझे लगता है पहले जल्दी जल्दी एक रिएक्शन अपने गेस्ट का लेते हैं। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले डॉक्टर राजन शर्मा से। सर, कोरोना पर भारत काबू पाने में कामयाब होता नजर आ रहा है? मैं कहूंगा बहुत अच्छी शुरुआत है और आने वाले वक्त में ज्यादा सचेत रहने की कोशिश जारी रहेगी और सबको करनी पड़ेगी। खासकर
हमारी जनसंख्या को, हमारे भारतवर्ष के लोगों को। अगर हम सोचें कि 3 तारीख को अगर लॉकडाउन होता है लिफ्ट और हम अब वापस की दिनचर्या में चले जाएंगे तो वो अभी बहुत लंबे समय लगेगा। डॉक्टर धीरज कौल, जिस रफ्तार के साथ भारत कोरोना का सामना कर रहा है, जिस तरीके से टेस्ट की गति है, उसे लेकर आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल सही दिशा में है भारत? थैंक यू फॉर गेटिंग मी बैक ऑन द शो। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। पहले तो जो हमारे पास सबसे बड़ा एसेट था डेवलपिंग कंट्री, हमने इसका स्प्रेड बहुत लिमिटेड किया है, जिससे स्टेज 2 में कंटेन्ड हुआ है। कई हॉटस्पॉट्स हैं, लेकिन एट दिस टाइम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंडर करंट को समझिए और मास टेस्टिंग उस एरियाज में करिए जो हॉटस्पॉट है। हमें पेनिट्रेंस ऑफ द डिजीज, जिसे हम स्टैटिस्टिक्स में बोलते हैं, जानना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब आप सोच रहे हो कि आप ओपन अप करें। आज की डेट में हमारे पास केसेस अमेरिका में पता लग रहे हैं जो पीपल डाइड अ मंथ बिफोर व्हेन आवर फर्स्ट केस वाज रजिस्टर्ड। जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर है या जो लोग इंप्रूव हो चुके हैं, उनके नंबर जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट पेनिट्रेंस, ताकि हम टैकल कर सकें और स्ट्रैटेजिक ओपनिंग स्ट्रैटेजी बना सकें कि हम कैसे खोलेंगे। ऐसे लोग जिनके पास इम्यूनोग्लोबुलिन जी है, कई स्टडीज दिखा रही हैं कि कुछ हद तक इम्यूनिटी है, ऑल्दो द कंक्लूसिव स्टडीज आर नॉट देयर, लेकिन हम सार्स और इबोला की स्टडीज के बेस पे ये कह सकते हैं कुछ हद तक इम्यूनिटी है। तो बहुत जरूरी है एंटीबॉडी स्क्रीनिंग टेस्ट करना, प्रेवलेंस के लिए, पेनिट्रेंस के लिए बहुत जरूरी है और एक्सटेंसिवली बढ़ाना चाहिए। अच्छा काम कर रही है भारत सरकार, बहुत अच्छा मोदी जी ने काम किया, लेकिन इसको कई फोल्ड्स और तेजी से, बिकॉज वी हैव टू बी अहेड ऑफ द वायरस। इस वायरस से आपको 2 कदम आगे ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, आजकल हम शमिका रवि जी को बहुत फॉलो करते हैं क्योंकि वो आंकड़ों को पढ़ती हैं और बेहतर तरीके से, आसान तरीके से, सरल अंदाज में उनके मतलब भी समझाती हैं हम सबको। शमिका जी, जब हम इस चुनौती का सामना करने के लिए शुरुआत कर रहे थे, मार्च के महीने से बात कर लेते हैं, और अब अप्रैल के आखिर में हम पहुंच गए, मतलब आज 24 अप्रैल है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि जब शुरू किया था तब चुनौती क्या थी, और इस समय लॉकडाउन का 1 महीना पूरा हो गया है, हमने कितना उस चुनौती पर काबू पा लिया? काफी हद तक काबू पा लिया है, इसलिए क्योंकि शुरुआत में देखिए प्रॉब्लम सिर्फ हेल्थ का था। अगर अनसर्टन ये आउटब्रेक देखें आप, तो इसमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे फैलेगा, किस रेट से फैलेगा भारत में, कहाँ कहाँ फैलेगा, जिसके लिए और ये भी समझना जरूरी है कि हमारे यहाँ संसाधन कम है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है या इवन प्राइवेट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड है, और इस कारण ये जो नेशनल लेवल जो लॉकडाउन भारत सरकार ने किया, ये बहुत जरूरी था उस समय के लिए। लेकिन वो लॉकडाउन के पहले भी कई ऐसे पॉलिसीज थे, जैसे एयर लिफ्टिंग, लोगों को आइसोलेशन में रखना, क्वारंटीन करना, काफी हद तक आइसोलेशन शुरुआत में ही कर देना। इन सब पॉलिसीज के कारण जो ग्रोथ था इस आउटब्रेक का, वो बहुत हद तक कंटेन हो चुका है देश में। और ये आप देख रहे नंबर, जब आप बाकी देशों से कंपेयर करते हैं, जैसे कल स्पोक्स पीपल उन्होंने भी कहा पैनल में कि बाकी देशों से हम लोग काफी आगे हैं। लेकिन अब देखिए, अब हमें थोड़ा आगे भी देखना होगा, क्योंकि 2 कारण। एक ये है कि पूरे देश में समानता ये नहीं फैल रहा है, कई ऐसे राज्य हैं, कई ऐसे शहर हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखना पड़ेगा, बल्कि ब्लॉक लेवल पर देखना पड़ेगा। अब फोकस जो है नेशनल लेवल से हटा के स्पेसिफिक कुछ एरियाज है जहां पे फोकस ज्यादा करना होगा, नंबर 1। एंड नंबर 2, देखिए अब ये लॉकडाउन 1 महीना से ऊपर हो चुका है, और हम लोग का जो आर्थिक स्थिति है उस हिसाब से बहुत लंबा लॉकडाउन करके रखना, इसका भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो अब हमें बाकी उन राज्यों में देखना होगा, कई 300 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे कोई केस है ही नहीं, तो उन सबको लॉकडाउन में रखना, आप समझ सकते हैं कि इसका आर्थिक क्या होगा आउटकम। जी बिल्कुल, मुझे लगता है डॉक्टर राजन शर्मा को यहाँ पर लेकर आना चाहिए। और डॉक्टर राजन शर्मा से मैं समझना ये चाहती हूँ सर, कि अभी ये जिस तरीके की तस्वीर उभर रही है, इसमें कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि क्योंकि लॉकडाउन है, इस वजह से हम कोरोना पर काबू पाने में कामयाब हुए। अच्छा, हमने इस तरीके के बयान भी सुने कि साहब लॉकडाउन दरअसल है सिर्फ पॉज बटन, वो हथियार नहीं है, वो वेपन नहीं है इस वायरस को खत्म करने का। तो ऐसे में सवाल ये कि 3 मई के बाद फिर लॉकडाउन अगर खुलेगा तो हालात कहीं फिर से बेकाबू होने की तरफ तो नहीं बढ़ने लगेंगे? इस डर, इस आशंका को कैसे दूर किया जाए सर? इस आशंका को दूर करने का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब एक बच्चा
जब बच्चा चलने की स्टेज में आता है, पहले वो क्रॉल करता है, फिर स्टेप्स लेता है, फिर कदम रखना सीखता है और फिर दौड़ने लगता है। सो सेम वेज पोस्ट लॉकडाउन लिफ्टिंग हमें आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी को वापस लाना पड़ेगा। बट कई मूल मंत्र, सोशल डिस्टेंसिंग, पर्सनल हाइजीन, मास्क, हैंड हाइजीन, कीपिंग योर एनवायरनमेंट क्लीन, एंड इनके अगर कोई प्रॉब्लम आती है अपने डॉक्टर के पास जाइए, उसको बताइए, बजाय इसके कि उससे आप बात छुपाएं। ये सब बहुत जरूरी है। हेल्थ केयर सिस्टम को मदद कीजिए, वो आपकी मदद के लिए है। हम सब आपके लिए कार्यरत हैं, परंतु हर एक रूल हर एक चीज के लिए नहीं बनाया जा सकता। अपनी नैतिक जिम्मेवारी हम सबको, सारे समाज को, समाज के उत्कृष्ट लोगों को, एनजीओ को, सबको समझनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो डॉक्टर धीरज कौल, जो मैं समझ पा रही हूं कि अब पूरा भार जो है वो आप स्वास्थ्य सेवाओं पर नहीं डाल सकते हैं, आपको खुद जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, अपने कंधों पर आपको बोझ उठाना पड़ेगा। और सोशल डिस्टेंसिंग हो गया या पर्सनल हाइजीन हो गई, हैंड हाइजीन खासतौर से, ये अब एक न्यू नॉर्म होना चाहिए, हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, कम से कम आने वाले 1 साल तक के लिए। तो मैं सही कह रही हूं ना? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक्चुअली इस पे बहुत मैसिव डिबेट हो रहा है अभी कि हमारे जो न्यू नॉर्म्स है, हमारा जो वर्ल्ड प्री कोविड था और पोस्ट कोविड था, उसमें जमीन आसमान का फर्क आपको तब तक दिखेगा जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती, या हमारे पास एक बहुत अच्छा रिसोर्स, ऐसी एंटीवायरल्स जो इसको निब इन द बड कर दे, बिल्कुल प्रोग्रेस होने से रोक दे आ जाती। तब तक हमारे पूरे लाइफ स्ट्रक्चर, वे ऑफ लाइफ इज चेंज्ड। वी हैव टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ वॉश, क्लीनिंग, कम से कम बाहर जाना, ये एक नॉर्म बन जाएगा। और अब अमेरिका में जिस हिसाब से हम रीओपनिंग की बातें कर रहे हैं, ऑफिस ने एक नया प्रोटोकॉल अपनाया है, काफी कंपनीज, जो कि मिनिमम लोगों को काम पे बुलाएगी, शिफ्ट्स में बुलाएगी, पीपीईज प्रोवाइड कराएगी, एलिवेटर के अंदर आपको कैन यू हियर मी? हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, एलिवेटर के अंदर आपके वॉइस कमांड के स्विचेस होंगे और ऐसी तरीके की कई एक्सटेंसिव ओवरऑल करने की कोशिश करी जा रही है। और सबसे जरूरी होगा, एक और पॉइंट है कि आपके अगर एम्प्लॉयर सिक हैं तो आप इंसेंटिव देंगे कि वो पहले बता दें ताकि और लोगों को इन्फेक्ट ना कर सकें। एंड आई वुड लाइक टू टेक 1 सेकेंड एंड मेंशन, जो आपसे पहले मैम ने मेंशन किया, वो बहुत सही किया, क्योंकि एक कंट्री में एक साथ स्टेजिंग नहीं होती, कई जगह पॉकेट स्टेज 3 होती है, कई जगह 2 होती है, उसको वैसे डील करना होता है। हाँ, और ये हम टाइम भी बाय कर रहे हैं कि हम हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को रैंप अप करें। जैसे भारत ने 24,000 आईसीयू बेड्स बनाए हैं, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में जरूरत पड़ सकती है। तो मुझे लगता है अभी भी गेम अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें वॉर स्केल पे ये प्रोडक्शन करना चाहिए। और हमें एक और लंबी लड़ाई है ये, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं तरफ। हाँ, हर किसी का संकेत, हर किसी ने इस ओर इशारा किया है कि भाई कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये लंबी लड़ी जाएगी। देखिए, लॉकडाउन का 1 महीना पूरा, अब से कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन भी है, वो भी अपने चैनल एबीपी न्यूज के साथ आप जरूर देखिएगा। और इस बीच हम रुक कर लेते हैं अपने खास मेहमानों का। शमिका रवि जी, जिस तरीके से अभी आंकड़े बता रहे हैं कि भारत कोरोना के खिलाफ इस जंग में कोरोना से आगे नजर आ रहा है। अब 3 मई तक ये लॉकडाउन, इसके बाद जब लॉकडाउन खुलता है अगर, तो फिर वो लीनियर ग्रोथ जो है एक्सपोनेंशियल ना बने, इसके लिए आप क्या सलाह देंगी? इसके लिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए, जानना जरूरी है कि ग्रोथ तो एक्सपोनेंशियल ही है। अगर आप कुछ ही दिनों के बीच अगर कंपेयर करेंगे तब लीनियर लगेगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखिए तो बिल्कुल एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है, लेकिन बहुत ही धीमे रेट पे किया है, नंबर 1। नंबर 2, देखिए सब लोग, हम लोग आम जनता भी, ऐसा नहीं है कि जब लॉकडाउन खुलेगा तो हम लोग वापस नॉर्मल लाइफ में जाएंगे। और इसको कहते हैं कि इलास्टिसिटी, जो डिमांड होता है सेल्फ प्रोटेक्शन का, सब लोग एक डिमांड होता है कि मुझे ना हो जाए, मेरे बच्चों को ना हो जाए जी। इन सब कारण लोग कई ऐसे स्टेप्स बरतेंगे जिससे इन्फेक्शन रेट में कमी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, फर्म्स जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइज होते हैं, लोग काम पे आते हैं, तो ऐसे नहीं कि पहले की तरह सब लोग एकजुट हो जाएंगे, कम लोगों को बुलाया जाएगा, डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। और सरकारें भी, तीसरा यूनिट है सरकार, सरकारें भी, राज्य सरकार एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सभी का ये एफर्ट जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, कोविड रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कई स्कूलों में खोला गया है, कई एक्स्ट्रा अस्पताल, कई फीवर क्लिनिक्स, ये सब मेंटेन करने होंगे कई लॉन्ग टर्म बेसिस पे।
अब इन सब का कॉस्ट होता है, लेकिन हर सोसाइटी ये कॉस्ट बेयर कर रहा है और हम लोग भी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन हमें भी करना होगा। तो तैयारी जो है इसकी वो दो तरफा होगी, एक तो सरकारी स्तर पर और वहीं दूसरे इंडिविजुअल लेवल पर। और इंडिविजुअल लेवल के लिए मंत्र क्या रहेगा? संयम ही होना चाहिए, नया नियम जीवन जीने का। तो लॉकडाउन का 1 महीना पूरा। आज सीधे रुक करते हैं, खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं आईएमए से डॉक्टर राजन शर्मा। सर, इस समय जो लॉकडाउन है उसकी मियाद 3 मई तक है। अगर आगे आपको लगता है लॉकडाउन खुलता है तो भी लोगों को मंत्र बना लेना चाहिए, संयम ही नया जीवन का नियम। डॉक्टर शर्मा, आप मुझे सुन पा रहे हैं? डॉक्टर राजन शर्मा, आवाज नहीं आ रही। डॉक्टर राजन शर्मा, नाउ बट नॉट बिफोर, आई डिडंट हियर द क्वेश्चन। जी 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 सर, संयम ही नया नियम होना चाहिए जीवन का। आप हेलो, हमें सबसे बड़ा जो मूल मंत्र है, जल्दबाजी की जिंदगी। जी हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है डॉक्टर शर्मा जी, बोलिए। कि अगर हम वहां ना पहुंचे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें इस लॉकडाउन ने सबसे बड़ी बात सिखाई है, अपने आसपास की चीजों का ध्यान रखें, उनको संभालें, खास करके पर्यावरण। आज नदियां साफ हैं, एनवायरनमेंट साफ है। एक कोलैटरल जो बेनिफिट है, सारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ऑलमोस्ट नील हैं, पोल्यूशन रिलेटेड इलनेसेस एंड डेथ्स 0 हैं ऑलमोस्ट, कार्डियक डिजीजेज, ऑल द अदर पैरामीटर्स ये सारे लोअर साइड पे आ गए हैं। तो ये एक लॉकडाउन का बेनिफिट है। बट मैंने जैसे पहले कहा, 3 मई के बाद हमारे को लिमिटेड वे में 291 डिस्ट्रिक्ट है, मेरी इंफॉर्मेशन से ऑलमोस्ट 300 हैं। पहले इनमें इंटर डिस्ट्रिक्ट एसेंशियल सर्विसेज को थोड़ा बढ़ा के इनको खोलना चाहिए एंड सर्टेन एज ग्रुप को अलाउ करना चाहिए। जब ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो और अगर एक भी केस पॉजिटिव आता है, बहुत महत्वपूर्ण बात आप सर कह रहे हैं। और खासतौर से आपने वो जो सर्टेन एज ग्रुप वाली बात कही है ना, मुझे लगता है उस पर डॉक्टर धीरज कौल से मैं आगे रिएक्शन लूंगी। और आइए अब ग्राउंड पर कोरोना हॉटस्पॉट ले जाने का सिलसिला शुरू करते हैं आपका। मध्य प्रदेश के नए स्वास्थ्य मंत्री है नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कमलनाथ के आईफा प्रेम की वजह से इंदौर में कोरोना फैला। सुनिए जरा पहले क्या कह रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। कोरोना की चुनौती गहराती जा रही है, मगर अच्छी बात यह है कि शिवराज सरकार का जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें नरोत्तम मिश्रा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। हमारे साथ खुद मंत्री जी हैं। मंत्री जी, लंबे समय बाद, चूंकि 1 महीने बाद आपको कमान मिली है और इस 1 महीने में कोरोना ने अच्छे खासे पैर पसार लिए हैं, तो सरकार कैसे निपटेगी इस सबसे? नहीं, 1 महीने के बाद इससे कोई सरकार से कोई संबंध नहीं है। वो तो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से 23 तारीख को उन्होंने बैठक ली 9 बजे, 23 तारीख को 10 बजे कोरोना की बैठक ले ली। इसमें दुर्भाग्य दरअसल राजपूत साहब ये था कि जो जमाती पहले से आ रहे थे, 22 तारीख के पहले से, जब कांग्रेस की सरकार थी, तो कांग्रेस की सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया और इंटेलिजेंस फेल हो गई और इंदौर हमारा फैलता चला गया, बढ़ता चला गया। तो जो थोड़ा बहुत ध्यान देते भी वहां लोकल के अधिकारी, तो वो आईफा अवार्ड जो कमलनाथ जी की दिली इच्छा थी, जैकलीन और सलमान की, उसमें भी था वो पूरा आईफा अवार्ड में। किसी ने देखे नहीं, इंदौर को उस पर छोड़ दिया एकदम भगवान भरोसे। परिणाम ये आया कि दुष्परिणाम में बदल गया और इसलिए ये सारी की सारी दिक्कतें इंदौर के कारण से, इंदौर की वजह से उज्जैन में फैला। इंदौर के यहां से लोग निकल के जो गए, अब देखो कल परसों तो टीकमगढ़ का एक व्यक्ति गुना पहुंचा और गुना से साइकिल से टीकमगढ़ चला गया, वो वहां पे जाके पता चला कि पॉजिटिव है। तो ऐसे ये फैला वहां से। मूल जमाती इसमें थे। अब भोपाल में भी पुलिस वालों को जो आया वो जमातियों से ही आ गया। तो ऐसे ये फैला है। उस समय हमारे पास कुल 60 टेस्ट होते थे,
अब हमने 2000 कर दिए पर डे टेस्टिंग बढ़ाते बढ़ाते। इसके बावजूद भी जो होते हैं तो हम नोएडा में भेज ही रहे हैं लगातार हवाई जहाज के माध्यम से। शनह शनह ही काबू में आएगा ये। मगर भोपाल की बात करें, इंदौर का तो हालत बिगड़ गई है, काफी बिगड़ी है, जैसी भी कोशिश हो रही है, केंद्रीय दल भी आया है। मगर जो भोपाल में तो आपको बीमार स्वास्थ्य विभाग ही मिला, स्वास्थ्य विभाग के लोग 100 से ज्यादा संक्रमित हैं, तो ये बीमार विभाग से कैसे आप काम करवाएंगे? नहीं, लगभग क्वारंटाइन से अब सब लोग निकल आए हैं, उनका समय पूरा हो गया, काम में लेंगे, काम में लगाएंगे। और बाकी भी कोई हमारे कमिश्नर, पीएस सब काम कर रहे हैं। आइए हम सीधे रुख कर लेते हैं। ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, में बातचीत सुन रही थी, अच्छा इसमें ज्यादा जोर तो मंत्री जी का कहीं ना कहीं पिछली सरकार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर ठीकरा फोड़ने पर ही नजर आया। आगे की उनकी क्या प्लानिंग है, आगे वो किस तरीके से कोरोना काल, संकट काल में काम करेंगे, इसे लेकर तो ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे थे मंत्री जी बात करने में। देखिए, यही राजनीति है और यही देश प्रदेश का दुर्भाग्य है कि किस तरीके से अब कोरोना तो पिछले 1 महीने में फैल गया। जब कोरोना पे कमर कसनी चाहिए थी उस वक्त मध्य प्रदेश में सत्ता संग्राम चल रहा था, महाभारत चल रही थी। अब चूंकि एक सरकार गई है, दूसरी सरकार आई है, तो नई सरकार को कहने का मौका है कि जब मार्च में काबू में करना था तब यहाँ कुछ हुआ नहीं, पूरा प्रशासन शासन सोया हुआ था। मगर खैर अब सरकार ने कमर कसी है और जो सबसे बड़ी बात है टेस्टिंग, सैंपलिंग, सर्वे, तो अब वो तेजी से चल रहा है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में रोज आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल दिन भर में करीब पूरे प्रदेश भर में 100 से ज्यादा पॉजिटिव लोग आए और अब जाके करीब 1700 से ज्यादा मरीज होने को हैं। और ये सारे मरीज के साथ अब कैसे ट्रीट होगा और इन सब की जो हिस्ट्री है वो सब ट्रैक की जा रही है। कुल मिला के हालत अभी गंभीर बनी हुई है, मगर फिर भी स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि शनह शनह यानी कि धीरे धीरे इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। आप यदि समझो कि जादू की छड़ी घुमा दी जाएगी तो ऐसा नहीं होगा। फिर भी वो कह रहे हैं कि हमने कमर कस ली है और अब जल्दी से अब धीरे धीरे इस पे काबू पाया जाए। देखिए, अभी देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले जिस राज्य से सामने आ रहे हैं वो राज्य है महाराष्ट्र। इस समय महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 6000 के पार पहुंच चुकी है। 6430 महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस सामने आ चुके हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा महाराष्ट्र में 300 के पास पहुंचने वाला है, 283 है इस समय। हम सीधे आपको लिए चलते हैं, मुंबई से मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद हैं और मृत्युंजय से जानते हैं कि ये करीब 6500 केसेस, इसमें 4000 से ज्यादा तो सिर्फ और सिर्फ मुंबई से हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल रोमाना, और ये आंकड़े हम लगातार दिखा रहे हैं, ये इनसे लड़ाई तो लड़ी जा रही है लेकिन जमीनी जो लड़ाई है वो बहुत ही जटिल होती जा रही है। ये लड़ाई मजदूरों की है, उन गरीबों की है जो दिहाड़ी का काम करते थे और एक वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो आज भी हिम्मत कर रहे हैं कि वो मुंबई से पलायन करके 1600-1700 किलोमीटर दूर यूपी, बिहार, झारखंड इन जगहों पर चले जाए। महाराष्ट्र के अगर ग्रामीण इलाकों की बात करूं तो प्याज 6 या 7 रुपए किलो किसान बेचने के लिए मजबूर है, लेकिन खरीदार नहीं है। आम का फसल है, इस समय आम का सीजन है, अल्फांसो आम, हापुस आम, ये जो आम है रत्नागिरी से आते हैं। किसान खेतों में आम लेकर बैठे हुए हैं लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो बाजार में नहीं पहुंचा पा रहे हैं, आम सड़ रहे हैं। अंगूर की यही हालत है, अंगूर के किसान इंतजार करते रह गए लेकिन अब वो व्यापारी नहीं पहुंच पा रहे हैं, दूसरे राज्यों में और विदेशों में तो छोड़ दीजिए। तो ये बड़ी चिंता की बात है। पूरी ध्यान लगी रहेगी कि क्या प्रधानमंत्री उन किसानों के लिए, उन मजदूरों के लिए, उन पलायन कर रहे लोगों के लिए कोई कदम उठाते या उन्हें कुछ संवेदना देते हैं या उनसे उनके बारे में बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, गरीब, किसान, मजदूर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन, क्या इन गरीब, किसान, मजदूर की समस्या का समाधान आज कुछ उस संबोधन से निकलकर सामने आएगा? कोरोना हॉटस्पॉट में अब आपको गुजरात के बारे में जानकारी दे देते हैं। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या पर एक नजर डालिए। यह आंकड़ा गुजरात का 2624 टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और कोरोना से मौत का आंकड़ा गुजरात से जो सामने आ रहा है वो 112 है। मेरे साथ इस समय राजल बरोट मौजूद हैं, गुजरात का हाल जानते हैं राजल से, और साथ ही आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन जो महज 9 मिनट के आसपास शुरू हो जाएगा, गुजरात के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं इससे?
रोमाना, खास करके गुजरात की बात की जाए तो जो ग्रामीण विस्तार है वहां पर लॉकडाउन का बहुत ही अच्छी तरह से पालन हो रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो केसेस है वो अहमदाबाद की सिटी में से आए हुए हैं। खास करके जो 90% जो % है वो सबसे ज्यादा जो कोरोना पॉजिटिव के केस यहाँ पर है। लेकिन ग्रामीण के लोग ऐसा चाहते हैं कि जो अभी लोग शहरी में रह रहे हैं वो ग्रामीण के तरफ ना आए, और खास करके किसान ने बहुत ही उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं क्योंकि उनके लिए कुछ फायदे वाली बात हो जाए, क्योंकि अभी सभी लोगों का जो धंधा रोजगार है वो बंद हो गया है, जो मजदूर वर्ग है वो भी अभी बेकार हो गए हैं। तो सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात से ही है और गुजरात के लोगों को फायदा हो उसी हिसाब से सभी लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं। लेकिन हाँ, गुजरात में जिस तरह से अभी कोरोना पॉजिटिव के जो आंकड़े सामने आए हुए हैं वो बहुत ही चौंकावनारे आंकड़े हैं। रोमाना, बिल्कुल। अब जरा उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। देखिए, रणवीर हमारे साथ मौजूद हैं और यूपी में जो स्थिति है वो किस तरीके की है, आंकड़ों के जरिए पहले आपको बता देते हैं। 1510 कोरोना पॉजिटिव मामले उत्तर प्रदेश के, और मरने वालों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 24। अब सीधे आपको रणवीर के पास लेकर चलते हैं। रणवीर, 8 मिनट के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन शुरू होने वाला है। उत्तर प्रदेश के लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, समाज को 2 हिस्सों में बांट दीजिए तो एक हिस्सा जो घर में बैठा हुआ खाना खा रहा है वो उम्मीद कर रहा है कि जल्द से जल्द लॉकडाउन खत्म हो, स्थितियां ठीक हो जाएं। लेकिन एक और हिस्सा है जो मजबूर है, उसमें किसान हैं, पलायन करने वाले लोग हैं, और ये सारे लोग इस वक्त परेशान इसलिए हैं क्योंकि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो चुकी है। मैं लगातार कुछ दिनों से लखनऊ की सड़कों पर ऐसे ही निकलता हूं और जब पलायन करने वाले कुछ लोग मिलते हैं तो उनसे रुककर जब बात करता हूं तो पता चलता है कि कोई अहमदाबाद से पैदल आ रहा है, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग प्रदेशों से लोग पैदल चलकर आ रहे हैं। पैरों में छाले पड़े हुए हैं और पेट में भूख है। लगातार हम भी अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं, उनको ये बता रहे हैं कि इस जगह पे हमें इस तरह के लोग मिले, वो उनको मदद करें। कुछ लोगों को राशन नहीं मिला है, उन लोगों के लिए भी हम सूचनाएं दे रहे हैं जो हमारी क्षमता है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो सड़कों के किनारे, कोई पॉलिथीन में रह रहा है, कोई सीवर की पाइपलाइन में रह रहा है, कोई पलायन कर रहा है और कोई अपना गेहूं बेचने के लिए परेशान है। तो बड़ी तादाद है इस तरह के मजबूर लोगों की, जो सारे लोग टकटकी लगाकर सरकारी इंतजामात का इंतजार कर रहे हैं। शायद प्रधानमंत्री का संबोधन हो। राज्य सरकारें कोशिशें बहुत कर रही हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन लेवल पर देखें तो बहुत सारी अभी भी ऐसी दिक्कतें, ऐसी किल्लतें हैं। जो किल्लतें दूर हो जाएं प्रधानमंत्री की पहल से, इसके इंतजार में हर कोई बैठा हुआ है। तो एक तबका सिर्फ इसलिए घर में परेशान है क्योंकि वो कैद है, और कुछ लड़कियों की तस्वीरें जब हमने देखी तो मानसिक अवसाद में वो पुलिस वालों से झगड़ा कर रही थी। लेकिन इस सेक्शन को कोई दिक्कत उस तरह की नहीं है कि खाने की दिक्कत हो, 2 पैसों की दिक्कत हो। लेकिन जो दूसरा तबका जो गांव से आता है, जो शहरों में झुग्गियों में रहता है, वो तबका जरूर ऐसा है जिसको 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाए, इसलिए वो मजदूरी मिलने का इंतजार कर रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि और देखिए ना, किसान प्रधान देश है ना हमारा, कृषि प्रधान देश है ना हमारा, और ऐसे में जिस तरीके से मौसम ने अपना रूप बदला इन पिछले 30 दिन में लॉकडाउन के दौरान, किसान जो है खास तौर से, मुझे लगता है उसके बारे में भी हमें चर्चा करनी चाहिए। रणवीर, मैं लौटूंगी आपके पास कि वो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से कितनी आस लगाए हुए हैं। फिलहाल जरा जल्दी से दिल्ली का हाल बताते हैं आपको। दिल्ली के आंकड़े पहले जरा दर्शकों को दिखा देते हैं। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 2000 के पार, 2248 पॉजिटिव केसेस कोरोना के दिल्ली में अब तक, और मौत का आंकड़ा दिल्ली में 48 है। अंकित, रोमाना, दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में जो है, दिल्ली एक ऐसा शहर है जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जो छोटा छोटा काम करने के लिए और मजदूरी करने के लिए आते हैं। बड़ी संख्या में हमने देखा था कि 24 और 25 तारीख के आसपास यहां से लोगों ने पलायन भी किया। वो तस्वीरें भी विचलित करने वाली थी। लेकिन अभी भी देश की राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में जो लोग रुके हुए हैं, जो पलायन नहीं कर रहे थे, अब उनके सामने दिक्कत यह है। उसमें से बहुत सारे लोगों से जब मैंने बात की है तो उनका यह कहना है कि वो यहाँ पर हर महीने पैसा कमाते थे और अपने घर वालों को भेजते थे। वो जो है कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन तो करते नहीं है, वो जो है पोस्ट ऑफिस या जो अलग अलग माध्यम से कोई जा रहा होता था उसके जरिए पैसा भेजते थे। वो अपने लोगों तक पैसा नहीं भेज पा रहे हैं। दूसरी समस्या यह है, जो मजदूर वर्ग है, जो दिल्ली में ही दूसरे जो छोटे छोटे गांवों से आकर के काम कर रहा था, वो कह रहा है कि मेरे तो खेत है, मेरा जो है वहां पर जो है खेत में जो फसल तैयार है, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं, जो उसको
उसको देख सकूं, उसको काट के बेच सकूं। किसी के जानवर बंधे हुए हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इलाज करवाने के लिए दिल्ली आए थे और वो यहाँ फंसे हुए हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जो आपसे कुछ ही देर बाद जो संबोधन करने वाले हैं ग्राम प्रधानों से, तो लोग जो है निश्चित तौर पर अपेक्षा कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री उन लोगों की भी बातों को गौर करेंगे और उनका भी शायद उनको कोई राहत या सॉल्यूशन मिलेगा।